हेलो दोस्तों, मैं हूं पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे। दोस्तों, हम अपने आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पीजीटी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ये हर जगह आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे वो झारखंड पीजीटी हो, यूपी पीजीटी हो, या आपका डीएसएसबी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, एकलव्य मॉडल रेजिडेंट स्कूल हो, उससे रिलेटेड टीजीटी भी हो, उसमें ये अधिकतर आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भारत में वर्तमान विदेशी विनिमय दर प्रणाली को कहा जाता है स्थिर विनिमय दर प्रणाली, तैरती विनिमय दर प्रणाली, अग्रिम विनिमय दर प्रणाली, या प्रतिबंधित तैरती विनिमय दर प्रणाली। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? भारत में वर्तमान विदेशी विनिमय प्रणाली का मतलब ये हैगा, ये एक प्रतिबंधित तैरती विनिमय प्रणाली कहा जाता है जो 1994 में के बाद ये लागू हुई थी। तो ये दोस्तों हमारा ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? 4 होगा। हाँ दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या रखा है? व्यापार की शर्तें निर्दिष्ट करती हैं, यानी प्रेफरेंस किसको देती है? यानी कि निर्यात उपार्जनों से आयात खर्च अधिक है। व्यापार और समझौते, निर्यात कीमतों एवं आयात कीमतों के बीच अनुपात रेशो, वे शर्तें एवं दशाएं जिन पर भुगतान संतुलन की यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट की कठिनाइयों होने पर किसी देश को ऋण का प्रस्ताव किया जाता है। तो उसमें हमें बताना है कि जो व्यापार की शर्तें होती हैं दोस्तों, वो बराबर क्या होता है? आयात का कुल मूल्य, यानी आयात आयात का कुल मूल्य और निर्यात का कुल मूल्य, इनका जो रेशो होता है, इसी को ही व्यापार की शर्तें कहा जाता है। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? कीमतों और आयात कीमतों के बीच, निर्यात कीमतों और आयात कीमतों के बीच में अनुपात। तो थर्ड ऑप्शन होगा इसका। समझ पाए? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कि अनुकूलतम शुल्क वह है जो, पहले मैं अनुकूलतम शुल्क आपको बता दे रहा हूँ या ऑप्शन बता दे रहा हूँ। शुल्क से सुलभ हो, सुलभ को अधिकतम करें, शुल्क से हानि को न्यूनतम करें, शुल्क के सुलाभ, या शुल्क से हानि को बराबर करें, या इनमें से कोई नहीं। अनुकूलतम शुल्क का मतलब ये होता है कि शुल्क के द्वारा जो भी आपको अधिकतम से लाभ मिल रहा है, उस पर जो हमें लगाना होता है, तो वो हमें डिसाइड करना होता है। यानी कि लाभ को ही मतलब आगे हम बढ़ा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन भी क्या होगा दोस्तों? कह रहा है शुल्क से सुलाभ, यानी सुलाभ, जो अच्छे से लाभ हो रहा हो, ठीक है, उसी को अधिकतम करने से होता है। तो अगले क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्क नहीं करता। नोट नोट निर्गमन यानी नोट इश्यू करना, साख सृजन, बैंक दर नियंत्रण करना, या आंकड़ों का प्रकाशन करना। तो दोस्तों इसमें ये क्या है कि साख सृजन का काम ये नहीं करता। ये वाणिज्य बैंक का कार्य है, ना कि सेंट्रल बैंक का कार्य है। बाकी ये तीनों वर्क सेंट्रल वर्क के कार्य होते हैं, ठीक है। और सेंट्रल वर्क का कार्य वो भी होता है, यानी विनिमय नियंत्रण करना होता है, ठीक है। साख नियंत्रण करना होता है, ये होता है। साख सृजन करना कमर्शियल बैंक का काम होता है। साख निर्माण वो साख को कंट्रोल करना, वो किसका होता है? सेंट्रल बैंक का, ठीक है। सरकार को फाइनेंस से रिलेटेड जो भी प्रदान करता है, वो भी कौन करता है? आरबीआई करता है, केंद्रीय बैंक। समझ पाए? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आयातकार अति प्रबलता आकार वाले मांग वक्र की मांग लोच होगी इकाई के बराबर, इकाई से अधिक, इकाई से कम, या शून्य होगी। तो दोस्तों अति प्रबल जो है वो हमारी इकाई के बराबर ही होगी, ठीक है। अब ये कह रहा है यदि एमपीएस यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान ये एमपीएस 0.4 है, तो गुणक क्या होगा? तो के बराबर होता है 1/MP एस। इसकी वैल्यू 0.4 है, तो हम क्या करेंगे? 0.4 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा। दो दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 से काटेंगे तो 2.5 आएगा। तो कितना आएगा? 2.5। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे मनी इंटरेस्ट एंड प्राइजेस के लेखक हैं? कीन्स है, फ्रीडमैन है,
या पैटिकन है या बमोल है। तो दोस्तों ये मनी इंटरेस्ट एंड प्राइसेस के जो लेखक हैं ये डॉन पैटिकन है। इनकी एक पुस्तक आई थी, कब आई थी? 1956 में उन्होंने उसको प्रकाशन किया था। ठीक है। एशियन विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो मुख्यालय है काठमांडू में है, काठमांडू में, दिल्ली में है, मनीला में है या श्रीलंका में। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? मनीला में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक देश का व्यापार शेष निम्न में से किसके आयात और निर्यात के मूल्य पर आधारित होता है? यानी एक देश का जो व्यापार है शेष यानी जो बचा हुआ वो किस पे आधारित होता है? आयात और निर्यात के मूल्य पर, केवल दृश्य मदों पर या दृश्य अदृश्य दोनों मदों पर। थर्ड ऑप्शन है हमारा केवल दृश्य मदों पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? केवल दृश्य मदों पर भी ये मतलब डिपेंड होता है। जो एक देश का जो व्यापार शेष होता है आयात निर्यात दोनों इस पर डिपेंड होते हैं, केवल दृश्य मदों पर होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विशुद्ध यानी जो शुद्ध ना हो एकाधिकार में एकाधिकारी की वस्तु की लोच होती है, शून्य होती है, शून्य या इकाई के मध्य होती है, इकाई के बराबर होती है या इकाई से अधिक होती है। तो एकाधिकारी में विशुद्ध का मतलब यह होगा कि जो स्थापन वस्तुओं के अभाव, यहाँ पर स्थापन वस्तुओं का अभाव होता है क्योंकि वहाँ पर उसकी जो लोच होती है वो क्या होती है? शून्य होती है। प्राइस उसका कितना भी हो जाए, एडी उसकी जितनी डिमांड रहेगी, मान लो अभी बीच में टमाटर का प्राइस ज़्यादा हुआ था तो लोगों की डिमांड कितनी थी? बहुत ना के बराबर या ज़ीरो थी, तो उसको जीरो मान लेंगे। अगर प्राइस ज़्यादा हो जाए किसी गुड्स का तो ऑटोमेटिक उसकी डिमांड क्या हो जाती है? नील चली जाती है या ज़ीरो चली जाती है। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।